बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मुल्क में एहतिसाब के अमल पर हमेशा से सवालात उठते रहे, उसकी शफाफियत पर हमेशा शक व शुबे का इजहार किया जाता रहा है। माजी के एहतिसाबी निज़ाम की बात की जाए या आज के कौमी एहतिसाब ब्यूरो की बात की जाए, मुख्तलिफ शिकायत और मुख्तलिफ इस पर एतराज़ात हर तरफ से देखने को मिलते हैं। अगरचे नैब ये समझती है कि अब तक जो मुकदमात कायम किए गए या जो मुकदमात अब भी मौजूद हैं वो सारे शफाफियत पर मबनी है और किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की जा रही। ना गैर जानबदारी नैब के लिए कोई एक बड़ा इशू है और ना ही जो नैब ने अब तक जो मुकदमात जो रेफरेंसेस बनाए हैं उसमें किसी की तरफदारी की गई है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जमातें भी ये एतराज़ करती हैं कि नैब अब इस वक्त हुकूमत का अहलकार बन चुका है और हुकूमत के कहने पर मुकदमात कायम किए जाते हैं, अपोजिशन के लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस कायम किए जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग भी इतराज़ करते दिखाई देते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं। वो समझते हैं नैब शायद अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल रहा है, लेकिन नैब हमेशा इन सारी खबरों की तरदीद करते हुए नजर आती है। और नैब ने हमेशा ये कहा कि ना किसी के साथ ज्यादती की गई, ना किसी के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया और ना शवाहिद के बगैर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई है। सलीम मांडवीवाला साहब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके एतराज़ात जब सामने आए तो उस पर भी नैब ने कहा कि ये एतराज़ात दुरुस्त नहीं हैं। सलीम मांडवीवाला साहब ने बड़े खुलकर इल्ज़ामात भी लगाए और इस बात का इजहार भी किया कि नैब की कस्टडी में किस तरीके लोगों से लोग कत्ल होते हैं और किस तरीके से झूठे मुकदमात कायम किए जाते हैं, बल्कि नैब के अफसरान की शफाफियत पर और उनकी करप्शन के हवाले से भी बहुत से ऐसे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि जिस पर नैब का कहना यह है कि नैब इन तमाम लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ भी बात की जा रही है उस पर भी कार्रवाई करेगा और साथ साथ जो मुकदमात बने आज तक उसके हवाले से नैब सारा रिकॉर्ड कौम के सामने लाने को तैयार है। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सलीम मांडवीवाला साहब को कि हम उनसे पूछे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो उन्होंने की जिसमें कहा गया कि अब सेनेट जो है वो एहतिसाब करेगा कौमी एहतिसाब ब्यूरो का, ये कैसे मुमकिन होगा और जो एतराज़ात जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए उसमें क्या हकीकत हो सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब के अफसरों की डिग्रियों की भी तस्दीक होगी, उनके असासे भी चेक किए जाएंगे। क्या सेनेट के पास ये इख्तियार हासिल है कि नैब की इन्वेस्टिगेशन सेनेट कर सके, उनके अफसरान के असासे चेक कर सके एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो अगर आप समझते हैं कि क्या तहकीकात करना सेनेट का काम है? साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, कमिटीज, सेनेट कमिटीज या पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या मकसद होता है किसी भी पार्लियामेंट में? उनका एक मकसद होता है लेजिस्लेशन और दूसरा मकसद होता है ओवरसाइट, ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर एंड ओवरसाइट ऑफ द मिनिस्ट्रीज। और इसीलिए हर मिनिस्ट्री के लिए एक कमिटी तश्कील की जाती है। उसकी वजह यही है कि वो उसके जो इश्यूज हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करे। और मैं आपको बताऊं कि 3 कमिटीज, एक तो प्रिविलेज कमेटी हमारी टेकअप करेगी नैब का इशू, एक हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी इसको टेकअप करेगी, एक लॉ एंड जस्टिस। और मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट कमिटीज के पास हर किस्म का अख्तियार है, वो किसी को भी किसी वक्त बुला सकती है, किसी को भी किसी वक्त क्वेश्चन कर सकती है। तो ये अगर किसी का ख्याल है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, नंबर 1। और पार्लियामेंट से अबव कोई इदारा नहीं है। और तरीकाकार क्या होगा सलीम साहब, तरीकाकार क्या होगा? मैं आपको बताता हूं इसका तरीकेकार ये होगा कि जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, जो प्रिविलेज मोशन है वो प्रिविलेज कमेटी टेकअप करेगी और इन अफसरों को वहां बुलाया जाएगा और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उनके अपने इश्यूज हैं वो टेकअप किए जाएंगे और फिर जो इफेक्टिव्स हैं जो अब हमारे पास आ रहे हैं एक एक करके सेनेट में, उनको पेश किया जाएगा और उनको कन्फ्रंट किया जाएगा इनके सामने। ह्यूमन राइट्स के जो केस हैं, जिनकी जो लोग मरे हैं, जो लोगों ने सुसाइड कमिट की है, इनके नोटिस से, इनके टॉर्चर से, इनको डराने धमकाने से लोगों को उनको भी बुलाया जाएगा। और फिर जब फाइनली कमेटी एक कंक्लूजन पे आएगी, गवर्नमेंट को और हाउस को, सेनेट को एज अ होल, उसको हाउस सुनेगा उस रिपोर्ट को और उसके बाद हाउस उसको अडॉप्ट करेगा। उस अडॉप्शन के बाद गवर्नमेंट पे लाजिम है कि वो उस जो सेनेट ने पास की है रिपोर्ट, उस पे फौरी उसके ऊपर इक़दाम
काम किए जाएं, और अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो गवर्नमेंट को तलब किया जाएगा कि आपने ये क्यों नहीं किया। ये प्रोसीजर है पार्लियामेंटेरी। ठीक है सलीम साहब, आपने इल्जाम लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग कस्टडी में कत्ल हुए हैं, उन्होंने जो है खुदकुशी भी की है, लेकिन आज एलामिया मेरे सामने पड़ा है, नैब का एलामिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने कहा कि एक भी शख्स नैब की कस्टडी में जां भाग नहीं हुआ। तो ये तो नैब को प्रूव करना पड़ेगा ना, वो जो भी एलामिया देते रहे, जो भी बयान देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनके बयान की इतनी वैल्यू है, मतलब एक थाने के बयान से इनकी वैल्यू को मैं कंपेयर कर सकता हूं। एक थानेदार भी जो है ना, वो भी सोच समझ के बयान देता है। तो ये तो डिनाई करेंगे कि कोई नहीं मरा। ये तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की और हमारी कमेटी ह्यूमन राइट्स की, वो प्रूव करेगी कि इनकी कस्टडी में लोग मरे हैं कि नहीं मरे। सेनेट के पास सबूत आए हैं सलीम साहब, सेनेट के पास कोई ऐसे सबूत जिसके नतीजे में कहा जा सके कि कुछ लोगों की हलाकतें हुई हैं? सबूत और उनकी फैमिलीज और उनके लोग, ये सब पेश किए जाएंगे, ये सब कमेटी में। और मैं आपको बताऊं, ये मीडिया के सामने सारे ट्रायल होंगे, मीडिया के सामने ये सारी चीजें होंगी। नैब के बंद कमरों में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। और मैं तो सेनेट को रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे हाउस को, कि ये लाइव दिखाया जाए, ये सारी प्रोसीडिंग्स लाइव दिखाई जाए। लेकिन चेयरमैन नैब से जो आपकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद प्रोसीडिंग को रोका भी गया था, उसमें क्या चीजें तय हुई थी सलीम साहब? कोई चीज तय नहीं हुई जी। देखिए, उन्होंने नोटिस लिया, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने नोटिस लिया, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं नैब में, उनको रोकें, उनको कंट्रोल करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो लोग ये समझेंगे कि नैब चेयरमैन इज नॉट इन चार्ज ऑफ नैब, समबडी एल्स इज इन चार्ज ऑफ नैब, जो कि और भी एक गलत सिग्नल जाता है। तो आप ये भी जो है, इन चीजों को आप सही करें, और नैब जिस मकसद के लिए है, करप्शन के लिए, उसको रोकें। बिजनेस करने वालों के लिए नैब नहीं बनी, सिविल सोसाइटी के लिए नैब नहीं बनी कि हर आदमी जो बोले टेलीविजन पे, जो बात करे, उसको नोटिस भेज दिया जाए। इसलिए ये नैब का काम नहीं है। लेकिन सलीम साहब, आपने असासों की बात की, अफसरान के असासों की बात, क्या आप समझते हैं कि लोग करप्शन में मुलव्वस हैं नैब के अफसरान, कि उनके असासे जो है उनके आमदन से ज्यादा है? इसकी मेरे पास कोई प्रूफ, अभी मेरे पास करप्शन का कोई प्रूफ नहीं है। अगर मेरे पास करप्शन का प्रूफ आया, और ये भी चीज मैं सामने लाऊंगा, मैं अब हर हालत में नैब की इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके डोमिसाइल चेक होंगे, या पॉइंट के होंगे। पहले नैब का एहतसाब होगा, फिर पाकिस्तानियों का एहतसाब होगा। इनफ इज इनफ। ठीक है सलीम साहब, आपने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके भाई को कॉल आई प्ली बार्गेन के लिए, जबकि नैब ये कहता है कि प्ली बार्गेन करना नैब का काम नहीं है। एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की इजाजत तब देती है जब मुलजम एडमिट कर लेता है, कन्फेस करता है, फिर उसके बाद प्ली बार्गेन की दरखास्त करता है, उसके बाद प्ली बार्गेन होती है। नसरुल्लाह साहब, यही तो मैं कमेटी में बुलाऊंगा जिन्होंने प्ली बार्गेन की है। ये भी एक बड़ी मजे की बात है जो आपने की है। ये जब कोर्ट में लेके जाते हैं, तब तक आदमी से प्ली बार्गेन करा के, उससे साइन करा के, और वो सारी चीजें करके फिर ये जाते हैं नैब कोर्ट में, और उस आदमी को कन्विंस कर चुके होते हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है प्ली बार्गेन के अलावा। तो वो तो ऑलरेडी, जिसको कहते हैं ना, वो खत्म हो चुका होता है, उसको हर तरीके से ये मफलूज कर चुके होते हैं, फाइनेंशियली उसको मफलूज कर चुके होते हैं, कैरेक्टर वाइज उसको मफलूज कर चुके होते हैं, उसको हर तरीके से टॉर्चर कर चुके होते हैं कि वो कहता है जी मेरी जान छोड़ो, प्ली बार्गेन मेरे से करवाओ और मुझे यहाँ से निकालो। ठीक है सलीम साहब, अगर ये कहानी नहीं है प्ली बार्गेन की, मैं बहुत सारी कहानियां सामने लाऊंगा कमेटी में। ठीक है सलीम साहब, अगर देखिए हम अपोजिशन जमातों की तरफ से भी कहा गया नैब कानून कुछ ऐसे हैं जिसमें तरमीम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके मौक़िफ़ को देखें और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसे लगता यह है कि नैब का पूरा इदारा ही, उसकी रीवैम्प होना जरूरी है। आप तरमीम चाहते हैं कानूनी सतह पे नैब के कानून में, या आप समझते हैं पूरे नैब के इदारे को दोबारा से असर-नो उसको तरतीब दिया जाए? सर, नैब की तरमीम के जरिए ही नैब को हम ठीक कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं है। लेजिस्लेशन हम करेंगे और इंशाल्लाह लेजिस्लेशन होगी। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि ये लेजिस्लेशन जरूरी है। कुछ इख्तलाफात हैं ऑपोजिशन के और गवर्नमेंट के, वो भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे, क्योंकि ये आज की जरूरत है। अगर आपने इस नैब को इसी तरह खुला छोड़ा और लोगों को सारा दिन ये प्ली बार्गेन कराई,
ये तो इसको प्ली बार्गेन ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए। ये तो प्ली बार्गेन कौन करता है? सलीम साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया में एक और चीज कही गई है कि जो मीडिया पे रिपोर्ट्स चली हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, इसलिए उन लोगों के खिलाफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल करें, जी बिल्कुल करें। ये तो नैब का तरीका है ना। आप नसरुल्लाह साहब, आप कुछ बोले नैब के खिलाफ, आपको भी नोटिस आ जाएगा। ये तो नैब का पुराना तरीका है। आप नैब के खिलाफ कुछ बोले तो आपके घर पहुंचे, आपको नोटिस आया हुआ होगा, आपके अरेस्ट वारंट आए हुए होंगे। मैं तो ये सरप्राइज नहीं हूं कि ये नैब इसके खिलाफ ये काम करेगी। बिल्कुल मेरे साथ तो आज कोई, और मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू और अ पार्टी इशू, दिस इज पाकिस्तान इशू, दिस इज पीपल ऑफ पाकिस्तान इशू। और इसको हम हर हालत में हर जगह उठाएंगे और सेनेट इंशाल्लाह आपको ये प्रूव करके देगी कि ये इदारा गलत काम करता है। लेकिन अगर हुकूमत के मौक़िफ़ हम देखें, हुकूमत बार बार ये कहती है कि नैब के कानून में अपोजिशन तरमीम इसलिए चाहती है कि वो अपने मुकदमात से बचना चाहती है, और इसलिए आपको लगता है कि हुकूमत ऐसी तरमीम का साथ देगी जिसपे बार बार वो कह चुके कि अपोजिशन इससे फायदा उठाना चाहती है? देखें, हुकूमत खुद ऑर्डिनेंस लाई। अगर हुकूमत समझती थी कि नैब बिल्कुल सही काम कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट देते जाके स्टॉक एक्सचेंज में कि जी हम आप लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हल करेंगे, आप लोगों को जो फियर्स हैं हम वो हल करेंगे। वो क्यों कहा उन्होंने? वो इसीलिए कहा ना कि उनको भी रियलाइजेशन है कि ये इदारा आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके जिस चीज के लिए ये इदारा बनाया गया था उसने ये काम छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ बिजी है कि जी लोगों से प्ली बार्गेन कैसे करें, बिजनेसमैनों को कैसे पकड़ा जाए, उनसे कैसे प्ली बार्गेन किया जाए। इस इदारे का अब सिर्फ ये काम रह गया और कोई काम नहीं। सलीम साहब, चेयरमैन नैब को भी सेनेट बुला सकता है, आप लोग बुलाएंगे? बिल्कुल बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है। और चेयरमैन नैब को एक दफा ह्यूमन राइट्स कमेटी ने बुलाया था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आए। मगर देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको कमेटी और या सेनेट या पार्लियामेंट नहीं बुला सकती। और ना किसी आदमी को ये गलत फहमी होनी चाहिए कि मैं अनटचेबल हूं, मुझे पार्लियामेंट नहीं बुला सकती, मुझे पार्लियामेंट की कमेटी नहीं बुला सकती। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पार्लियामेंट से बड़ा कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान में। और आप बुलाने जा रहे हैं चेयरमैन नैब को? अभी आप जो इस प्रोसीडिंग जिसका आप आगाज करने वाले हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब को हम बुलाएंगे। चेयरमैन नैब अपना आके मौकिफ दें कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं नैब के खिलाफ, जिनसे आपने जबरदस्ती प्ली बार्गेन कराई है, जिनको आप लोगों ने टॉर्चर किया है, जिनको आपके लोगों ने ये चीजें की हैं, चेयरमैन नैब आके बताएं हमें कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। सिर्फ कहने से गलत नहीं होती और कहने से सही नहीं होती, ये प्रूव करें। क्योंकि वो लोग भी सामने बैठे होंगे और उनको वो भी बोलेंगे कि जी हमारे साथ क्या हुआ। और मैं आपको बताऊं नाज़िम मलिक साहब, मुझे इतने लोगों का फोन आया, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग सब आएंगे। ये लोग मुझे अभी प्राइवेटली लोगों ने मिलना शुरू कर दिया है। ये सब लोग आएंगे सेनेट में क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं थी, ये कहीं जा नहीं सकते थे, इनको पूछने वाला नहीं था। अब मैं एडवर्टाइजमेंट भी रिलीज करूंगा अखबार में, जिसको भी नैब का नोटिस आए वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम माड़ीवाला साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारे साथ मौजूद थे। नैब के वाले से उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को भी बुलाया जाएगा, जो शिकायत सेनेट को मौसूल हुई हैं और इसको एडवर्टाइज भी किया जाएगा। जिसको भी नैब से शिकायत है वो सेनेट आए, सेनेट इन तमाम मामलात की तह तक पहुंचेगा और कोशिश की जाएगी कि नैब की तरफ से जो लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसका रास्ता रोका जा सके। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के उस डोजियर की जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश कर दिया गया और जिसके बारे में पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की, जिस तरीके से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कराने की कोशिश की और कार्रवाइयाँ कराई, उस पर भारत को बेनकाब होना चाहिए। किस हद तक भारत बेनकाब होगा, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुश आमदेद। बात होगी पाकिस्तान की तरफ से डोजियर जो दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा में
जिसमें यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से। साथ साथ 3 दिसंबर को जब ये दिया गया डोजियर अंडर जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा को, जिस पे ये वादा किया गया है कि अब इसका मुआयना भी किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे सबूत अब दुनिया के सामने रख दिए हैं कि भारत किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल साहब ये बताइएगा कि अब तो यूएन के पास भी ये डोजियर चला गया, क्या लगता है आपको आलमी सतह पे इस डोजियर की कितनी अहमियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डोजियर मैंने भी देखा है और ये पहला मौका है कि डोजियर ऐसा मुस्तनद दिया गया है जिसमें के शवाहिद बड़े वाज़े हैं। मसलन बैंकों के ट्रांजैक्शंस के शवाहिद हैं कि जहां पैसा दहशतगर्दों को दिया गया। उसके अलावा आप देखिए कि टेलीफोन कॉल्स हैं रिकॉर्डेड, फिर वीडियोस भी हैं बाज, और ये जो कुलभूषण था उसका तो आपको पता ही है कि एक सर्विंग ऑफिसर उसका सारा कुछ यहाँ मौजूद था। तो इन हालात में डोजियर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी अगर कुछ होगी तो वो हमारे कोशिश में होगी कि हम दुनिया को बावर किस तरह कराते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डोजियर अगर किसी को दे दिया जाए, उसमें क्या सवालात हैं, वो कोई क्लैरिफिकेशंस क्या चाहता है, या वो उसके पास वक्त है नहीं है, तो ये बार बार हमें हैमर करना होगा यूनाइटेड नेशन में भी और दूसरी जगहों पे भी कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। तो वो आप जितनी अहमियत जताएंगे दुनिया को उसका एहसास होगा तो वो फिर उस तरफ तवज्जो देगी। वरना आपको पता है मुनाफकत है, भारत के साथ मुफादात नहीं हैं, लोग इतना टाइम भी नहीं डिवोट करते क्योंकि बड़े मुल्कों के अपने मुफादात हैं। तो इसलिए जरूरत होगी कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। दूसरा ये है कि हमें एंगेज करना होगा मुख्तलिफ थिंक टैंक्स को, ताकि वो डोजियर देख के तो उसके ऊपर वो काम करें, लिखें उसके ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें जो है प्रिंट मीडिया में आए, उसके ऊपर बातचीत हो, डिस्कशन हो टेलीविजन चैनल्स पे, ताकि दुनिया के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि डोजियर है क्या। तो ये बड़ा जरूरी है, पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना पड़ेगा इस पे। जनरल साहब, जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद हिंदुस्तान ने एक पाकिस्तान को भी डोजियर दिया था, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के डोजियर का जवाब देगा? देखिए, हिंदुस्तान को तो ये डोजियर दिया नहीं गया, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये रखा है, ठीक है, और भारत ने बगैर देखे कहना शुरू कर दिया कि जी ये झूठ है, ये फजूल है, ये है, वो है। लेकिन आप ये किए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये इतना आसान नहीं होगा उसको झुठलाना। जो भारत ने दिया था, हमने वो डोजियर भी यहाँ पे P5 कंट्रीज को दिखाया था, वो अखबारों के तराशे थे। तो आप अगर कोई झूठ बोल के कोई खबर निकाल दे या कोई इसी तरह का झूठ अपनी को रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डाल दे, तो वो तो एक एविडेंस नहीं बन सकता ना। आप उसकी बुनियाद पे ये कहें कि पाकिस्तान में लोगों को फांसी लगा दी जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से इसका और उन डोजियर्स का बड़ा फर्क है। ठीक है जनरल साहब, 1 जनवरी से भारत 2 साल के लिए सलामती कौंसल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है। इस डोजियर के कितने असरात हो सकते हैं? क्या भारत पर दबाव आ सकता है? मेरा अपना ख्याल है कि दबाव तो जरूर आएगा, क्योंकि ये एक इखलाकी दबाव होगा और पाकिस्तान लाजमन इस चीज को बार बार उछालेगा, बार बार इसका जिक्र करेगा उसमें यूनाइटेड नेशन में। लेकिन ये है कि ये जो इलेक्शन उसका हो चुका है, उसके बारे में वो एक जब तक कि यूनाइटेड नेशन खुद ना कोई एक्शन ले तो ये तो बैठे रहेंगे वहां पे, सीट तो इनके पास रहेगी। मगर ये है कि इनकी सुबकी होगी और डिपेंड करेगा कि अब हमारे लोग वहां पे किस हद तक इस चीज को परसू करते हैं। हमें इसको एक कैंपेन के तौर पे लेना चाहिए और मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ फोरम पे एक पूरी मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि जब तक पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन आप बिल्डअप करेंगे, लोग इस पे बहुत तवज्जो नहीं देंगे। जनरल साहब, FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्दी हिंदुस्तान करता है, इल्जामात पाकिस्तान पर हैं। इस डोजियर के बाद आप समझते हैं FATF में हमें ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए सपोर्ट मिल सकती है? सपोर्ट मिल सकती थी अगर हम FATF में भारत का केस भी ले जाते। हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट हासिल करके, जैसे हमारे अपने कुछ इत्तेहादी हैं उनके जरिए, तो भारत को कन्फ्रंट करना चाहिए था। और उसका बड़ा फिट केस है, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल अदारों ने भी एक फिन सेंटर फाइनेंशियल सेंटर वाले, उन्होंने उनके कुछ 44 बैंकों के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने बड़े मशकूक किस्म के ट्रांजैक्शन किए हैं और उनकी कोई अमाउंट भी बड़ी काफी को $1.5 बिलियन के करीब बनती है। तो वो केस भी मौजूद है, हमारा भी केस मौजूद है।
और कल बोशन के आपके पास इतराफी बयान आते हैं कि उसने यहाँ पे इतने $1000 बांटे। तो जब ये चीजें आपके पास हों तो इतना मुस्तनद केस आप लेके ना जाएं, फिर ये आपकी गलती है। FATF में हमें अप्रोच करना चाहिए, उससे आपका केस जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि आज FATF ने हिंदुस्तान अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हमें ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देता। तो जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो फिर उनका गिरफ्त ढीली होगी आपके ऊपर। ठीक है जनरल साहब, कश्मीर पे जो सूरत हाल है, कश्मीर में मुजालम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया गया, UNO की टोटल जो एक पूरा उसका नजरिया उसकी खिलाफ वर्जी की गई, क्या आप समझते हैं इस डोजियर को कश्मीर की सूरत हाल के साथ भी लिंक किया जा सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान जो कश्मीर के साथ कर रहा है, कश्मीरियों के साथ, वही अपने हमसाया मालिक में लोगों के साथ कर रहा है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, अपने लोगों को यहाँ पे भेज रहा है। देखिए ये बड़ा जरूरी था, एक्चुअली ये पुलवामा के वक्त पे ही हो जाना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। देखिए पुलवामा में इधर भारत ने कहा कि जनाब ये पुलवामा में वो धमाका हुआ, घंटे डेढ़ के बाद पाकिस्तान पे इल्जाम लग गया और रात तक कई मुल्कों ने, बरतानिया ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, इन्होंने कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि उनका माइंडसेट ऐसे बना हुआ था कि जैसे इंडिया ने कहा उन्होंने फौरन यकीन कर दिया कि ये पाकिस्तान ने कराया है। लिहाजा जब रात को हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस हुई और बालाकोट पे गए ये लोग भारतीय, तो आपने देखा कि किसी ने भी कंडेम नहीं किया। ठीक है, एक्चुअली दुनिया को हमारी वायलेशन, सॉवरेनिटी की वायलेशन के ऊपर कंडेम करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने भी इस चीज को एड्रेस नहीं किया। अब असल चीज सारी ये है कि हमें दुनिया को दो इशू में, एक है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और एक भारत जो कर रहा है कश्मीर के अंदर, वो दुनिया को हमने बताना है कि पाकिस्तान उससे उसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा हमारे पास इंक्वायरी है पठानकोट की भी, मुख्तलिफ चीजों, वो दुनिया के सामने लेके जानी चाहिए, तब जाके दुनिया यकीन करेगी कि ये। फिर ये इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान में लॉन्च पैड्स हैं फना जगह पे, उन लॉन्च पैड्स के उनको कहा जाए कि जनाब रेफरेंस आप दे दें, यहाँ पे किसी को भी अपनी एम्बेसी को दे दें और जाके जमीन पे चेक कर लें। तो हमें इस पे अलग एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को यकीन हो कि वो सारा इंडिजिनस है और वहां के लोग कर रहे हैं। भारत की प्लान यही है कि वो उसको भी ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को करवाना चाहता है। ठीक, जनरल साहब अगर हम आलमी दबाव की बात करें हिंदुस्तान पर, चलिए उसको हम अलग रखते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस डोजियर के नतीजे में जो हिंदुस्तान की कार्रवाइयां हैं, हिंदुस्तान का जो एक मकरूज चेहरा है वो बेनकाब हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप देखेंगे कि इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे P5 के एम्बेसडर्स को जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस ने, उसमें ये सारी चीजें खोल के एक्सप्लेन की गई हैं और दिखाई गई हैं, प्रेजेंटेशन थी। तो मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने अपनी हुकूमतों को लिखा होगा और उनको डोजियर भी दिए हैं यहाँ पे। लिहाजा ये अगर वो ओपन पब्लिकली ना भी प्रेशराइज करें तो इंटरनली प्रेशर लाजमन वो डालेंगे, भारत को बताएंगे कि जनाब अब आप शोर ना करें, आप नंगे हो चुके हैं, आपका चेहरा पता लग गया दुनिया को, क्योंकि ये चीजें पाकिस्तान ने सामने रख दी हैं। तो ये ऐसा है कि अगर हम इसको थोड़ा परसू करेंगे तो उन पर प्रेशर आएगा। जनरल साहब अगर हम मुजाहरों की बात करें, कश्मीरी और पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम हैं, ब्रसल से लेके UK से लेके अमेरिका और कनाडा तक, अब लोग हिंदुस्तान के इस मकरूज चेहरे को बेनकाब करते हुए नजर आते हैं, लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं। इसका भी असर हो सकता है, वहां लोकल जो कम्युनिटीज एहतजाज करती है? जी बिल्कुल, ये बड़े अहम है, क्योंकि अगर अब मैं हमेशा कहता हूं, देखिए यहाँ पे हमारे वो दिफा पाकिस्तान काउंसिल वाले होते थे, वो कश्मीर के ऊपर बड़े मुजाहरे यहाँ भी करते। ये एक तरफ तो कश्मीरियों को ये नजर आता है कि जनाब हम उनके दुख में शरीक हैं, हमें उनके एहसास है उनकी प्रॉब्लम्स का। दूसरी तरफ यह कि अक़वामी आलम को पता लगता है कि भाई हमारे अंदर बेचैनी है। अब अगर इंग्लैंड में मुजाहरा हुआ है तो इंग्लैंड के लोगों ने देखा होगा कि ये लोग किस चीज के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, क्यों ये, तो वो लाजमन एक पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप होता है। अगर आप खामोश रहेंगे तो हम ही आवाज है उनकी, उनको तो बेचारे दुनिया में वो तो कहीं जाके रोना नहीं अपना रो सकते। तो पाकिस्तान ने आवाज बनना है या उनका डायस्पोरा जो बाहर है उन्होंने आवाज बनना है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुजाहरे अहमियत के हामिल है। जनरल साहब डोजियर पर सफारतकारी, अब तक की सफारतकारी, उससे आप कितने मुतमिन हैं? मैं बहुत मुतमिन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है भारत को भी मौका मिल रहा है कि वो उसका डिनायल या उसको इन्फ्लुएंस करेगा, अपने बाहर लोगों को जहां जहां आप जाएंगे वो इन्फ्लुएंस करेगा। ये एक ही दफा वेल प्लान्ड बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड किस्म की डोज होनी चाहिए थी, जिसमें कि आपके डेलीगेशन भी जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जाके वहां एक्सप्लेन करते हैं उनकी हुकूमतों को। ये बड़ा पीछा करने की जरूरत है इस केस की। इसको अगर हमने ढीला दिया तो ये फिर इस पे गर्द पड़ जाएगी, इस पे भी, इस डोजियर पे लोग इसको भूल जाएंगे।
तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा हमारी कमी है अपनी तरफ से। आप समझते हैं वज़ीर ख़ारजा को भी हंगामी दौरे करने चाहिए फौरी तौर पर इस डोजियर के पेश होते ही? वज़ीर ख़ारजा को करनी चाहिए। हमारे जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स वगैरह मौजूद हैं मुख्तलिफ जिन जिन मुल्कों में वो रहे हुए हैं, उनके बना के ग्रुप्स, तो उनको उधर भेजना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम एक और ब्रेक का वक्त हुआ है। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे उस अहम स्टोरी के हवाले से। एक फोटोग्राफर, अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर मेहदी बुखारी, तस्वीरें बनाने वाला, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाने वाला, लेकिन उनकी तस्वीर कोई और चोरी कर लेता है, कोई अपने नाम से शाया करा देता है। उन्होंने आवाज़ उठाई वज़ीर-ए-आज़म के सामने भी, वज़ीर-ए-आला के सामने भी, और वज़ीर-ए-आज़म सिटीज़न पोर्टल पर भी गए, लेकिन कहीं से दाद रसी ना हुई। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे आखिर उनके साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है। वापस आते हैं, एक ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं एक ऐसे फ़नकार से जिसका फ़न चोरी कर लिया गया। फ़नकार को क्या चाहिए होता है, उसकी फ़न की एप्रिसिएशन, लेकिन उसका अगर फ़न ही चोरी कर लिया जाए तो फिर वो करे क्या। और फिर आवाज़ भी उठाए, आवाज़ किसके सामने? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे अपनी दरख्वास्त लेकर जाए, लेकिन फिर भी जवाब मिले कि हम आपकी शिकायत का अजाला नहीं कर सकते। आपसे भी मिलवा रहे हैं इस फ़नकार को, और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील है कि वो भी ज़रा तवज्जो दें। अगर किसी एक बड़े फ़नकार के साथ, जो एक नामवर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान का फ़ोटोग्राफ़र, अगर अपने लिए कोई ऐसी चीज़ें इतनी खूबसूरती के साथ उसको अगर कैमरे में उसकी अकसबंदी करता है तो उसके साथ जुल्म और ज़्यादती क्यों होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी बुखारी साहब, बड़े अरसे से आप काम कर रहे हैं, टैबलर हैं, आप ब्लॉगिस्ट हैं। आपकी तस्वीरें किसने चुरा ली? तस्वीरें एक बड़े अहम इदारे की डायरेक्टर हैं, मोहतरमा खातून है सादिया वकार उन्निसा, मैं तो नाम ले सकता हूँ क्योंकि मेरा उन पर ये इल्ज़ाम है। उन्होंने तस्वीर और तहरीर, मैं डॉन का कॉलमिस्ट हूँ, वहाँ से भी जितने भी कॉलम पब्लिश थे एज इट इज़ अपने नाम से पब्लिश की, और इसको डिप्लोमेटिक सर्कल में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, सदर पाकिस्तान को भिजवाई, एम्बेसडर्स को भिजवाई। और आपकी तस्वीरें भी उसमें? जी, तस्वीर भी थी, तहरीर भी थी, टेक्स्ट भी मेरा था। तस्वीरें कौन सी है आपकी ज़्यादातर? नेचुरल ब्यूटी की, पाकिस्तान की? जी, पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी है, ये लैंडस्केप है, और यहाँ कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, लेकिन वो भी मुकामी लोगों के, गिलगित बल्तिस्तान के। तो आपने तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी पोर्ट्रेट बनाई, उनकी भी फोटोग्राफी की, सीएम बुज़दार साहब की भी की। किसी ने आपका ये जुल्म सुना नहीं आपने? दोनों के सामने अर्ज़ की और दोनों ने यकीन दहानी करवाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को कहा गया कि आप इस मामले को देखें, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी कराई बहुत जल्द इजाला करेंगे। 2 दिन कबल सिटीज़न पोर्टल से तो रिलीफ वो कांट भी गारंटीड कह के क्लोज कर दी गई, कोई रिमार्क्स उस पर कोई। सब लोग कहते हैं हमें ऐसे ही वहाँ पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से यही जवाब मिलता है, रिलीफ कांट बी गारंटीड। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने तो ज़ाती नोटिस मिलाया ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, पर्सनली उनसे मिलके। जी, और यकीन दहानी के बावजूद अगर ऐसा किया जाए तो ये ज़्यादा दुख होता है। आपकी तस्वीरें वैसे अक्सर लोग चोरी कर लेते हैं, है क्या कानून क्या कहता है? अगर आपकी तस्वीर है वो क्या है, आप उसके चोरी नहीं की जा सकती? चोरी नहीं की जा सकती, कॉपीराइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन कहलाती है ये। पाकिस्तान में इसके कवानीन मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रोसेस बहुत लेंथी है अदालती, और इसको चलते हुए साल बीत जाते हैं, किसी फाइनल नतीजे पे ये नहीं पहुंचते। तस्वीर बहुत सारे अदारों के बहुत सारे लोगों ने चुराई और अपनी बुक में अपने पर्सनल नाम से पब्लिश की। कईयों ने टेक्स्ट चुराया, कईयों ने तस्वीर चुराई। एक हमारे और अहम इदारे के बड़े रैंक पे मौजूद अफसर हैं, उन्होंने भी यही कुछ किया, और माजी में भी यही कुछ होता रहा है, और ये प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, ये कॉमन प्रैक्टिस बनती जा रही है। जो कि अफसोस की बात है कि सरकारी इदारों में बैठे या यूनिफॉर्म में बैठे लोग अगर ऐसा करें बड़े, तो कैसे रोका कैसे जा सकता है इसको? ये तो खुद से ही इंसान के अंदर इतनी सेंस तो होती है। कवानीन में कई फ्लॉज हैं, कई कवानीन में सर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। आप अदालती प्रोसेस में जाते हैं, चूँकि मेरा इससे वास्ता रहा है इस सिलसिले में, वो इतना कम्प्लेक्स, जी कोर्ट में कम्प्लेक्स, ये इनके खिलाफ भी मैं कोर्ट में हूँ, लेकिन सिस्टम कोर्ट का इतना कम्प्लेक्स हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ है, सम्मन निकलवाना भी एक अजाब है, तामील करवाना दूसरा अजाब है। आप सादिया साहबा से खुद मिल लेते, जाकर रिक्वेस्ट करते, मेरी तस्वीर है, मेरा नाम दे दें इनके ऊपर, क्रेडिट आपको मिल जाता। वो पब्लिश हो चुका नाम उनका। मैंने उनसे रब्ता किया था और मुझे ये गुमान था कि वो शायद सॉरी कर लेंगी, तो वो खातून है और मैं भी चले हो की गलती,
लेकिन उन्होंने उल्टा रिस्पांस ये दिया कि आप जो कर सकते हैं आप कर लीजिए। तस्वीर उन्होंने कहा मैंने खुद बनाई है या क्या क्लेम क्या किया उन्होंने? जी उन्होंने कहा मैं नहीं जानती थी ये आपकी हैं, अब हो चुका, अब क्या करूं मैं। यानी उनका रिस्पांस कोई इतना अच्छा नहीं था। वो माजरत कर लेते, सॉरी कर लेते तो शायद। अब भी आपसे मदद कर लें तो आप तो छोड़ने को तैयार हैं? अब भी उन्होंने उन्होंने अपने बहुत सारे दूसरे सरकारी अफसरान के थ्रू कॉल्स करवाई और यही कहा गया मुझे कि आप ये केस और ये सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त दोनों वापस लें। अब बड़े बासर लोग थे, अच्छे ग्रेड्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन ख़ुद उन्होंने कभी कॉल नहीं की, ना माजरत की। मैं उनको यही कहता रहा कि जिनका आप वकालत कर रहे हैं आप उनको कहें मुझे कॉल कर लें और कहें मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, पीछे गलती हो चुकी है, आप माफ़ी दें या इसको जाने दें। तो मुझे सेंस समझ भी आती है। आप उनकी जो वकालत कर रहे हैं तो आप ना कीजिए, उनको डायरेक्ट कीजिए कि मुझसे रब्ता करें। अब वो साउथ ईस्ट एशिया का अवार्ड मिला आपको फोटोग्राफी में? जी, नेशनल ज्योग्राफिक में। अच्छा, सबसे अच्छी तस्वीर आपकी कौन सी रही? जो चोरी हो गई या बच गई? जो चोरी हुई उनमें भी बहुत सी तस्वीर अच्छी हैं। सबसे अच्छी तस्वीर अगर मेरे अपने ख्याल में तो नेशनल ज्योग्राफिक ने 2016 में वर्ल्ड वाइड पब्लिश की थी मैगज़ीन में। वो हमारे शुमाल के गांव की तस्वीर है। बच्चे असम्बली में बैठे हुए हैं, सख्त सर्दी में, पीछे बर्फपोश पहाड़ हैं और पाकिस्तान का फ्लैग है। वो मेरी अपनी भी फेवरेट है और वो चूँकि उसको उन्होंने क्रेडिट दिया ना आपको? जी जी बिल्कुल उन्होंने क्रेडिट दिया जी। आलमी अदारे ऐसा नहीं करते, वहाँ ऐसा नहीं होता। जी जी वहाँ ऐसा। पाकिस्तान में जिसकी मर्जी तस्वीर, जिसका मर्जी काम उठा के छाप लें। पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो जो मर्जी कर ले, आप फिर उसको परसुई करते रहते हैं और फिर यही हाल होता है। अगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा था आज़म खान साहब से, आज़म खान साहब से दोबारा आप मिलने रिक्वेस्ट कर लें। आज़म खान साहब को मैंने लेटर भी लिखा था कंप्लेन का इस मुलाकात से पहले कि मेरे साथ ये सलूक हुआ, अपनी सारी अचीवमेंट के साथ कि मेरी ये अचीवमेंट और इस मुल्क के लिए। फ़ॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरी बहुत सारी एग्जीबिशन होल्ड की पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने के लिए, यूएसए में, पेरिस में, फ्रांस में, ये बार्सिलोना में, जापान में, चाइना में। तो फ़ॉरेन ऑफिस के साथ मैं काम करता रहा इसलिए कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रहे हैं ये एम्बेसीज़ में हमारे एम्बेसडर्स, तो ये अच्छी बात है। और फीस भी ला किया, यानी इनको मैं चार्ज नहीं करता रहा, सिर्फ इसीलिए करता रहा। फॉरेन ऑफिस के लिए जो आप काम करते रहे कभी चार्ज नहीं किया? नहीं, मैंने कभी चार्ज फॉरेन ऑफिस को नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए काम है तो कोई हर्ज नहीं। मेरा ब्रेड एंड बटर फोटोग्राफी पे रहा ही नहीं कि मुझे ये होता कि मेरा ब्रेड एंड बटर दूसरा, मैं कंसल्टेंट हूँ अक़वाम मुत्तहिदा में, वर्ल्ड बैंक में, तो मेरी आमदन वहाँ से है, तो मैं ये करता। ये आपका शौक है? जी ये शौक। और पाकिस्तान की इमेज को इंटरनेशनली आप चाहते हैं कि उसको बेहतर बना के पेश किया जाए? जी। अच्छा, दुख ये होता है कि जब आपके साथ ऐसा सलूक हो और एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार हो और बहुत सारे अदारे इसमें इन्वॉल्व हों, वो कैलेंडर्स पब्लिश कर लें, बुक पब्लिश कर लें और आपको क्रेडिट भी ना दें, आपसे परमिशन भी ना ले, आपसे पूछे भी ना, और अपने नाम से कर लें, मतलब किसी के काम पे डाका डाल लें, तो दुख की बात ये होती है। यानी आपको तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कैलेंडर भी छापता है छाप ले, लेकिन कहीं कोने में आपका नाम जरूर जी, लिख दें। विद क्राइटेरिया परमिशन तो लें, अपने नाम से तो ना करें। मतलब काम अगर मेरा हो और आप अपने नाम से आप बुक की पब्लिश कर लें तो वो तो ज़्यादती है। किसी आर्टिस्ट के साथ ज़्यादती है, आप उसकी उम्र भर का जो एसेट है वो अपने नाम से पब्लिश करके उस पर एप्रिसिएशन ले रहे हैं और उस पर प्रमोशन ले रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए हमने ये बुक लिख दी है, बहुत अच्छा काम किया। ये तो सरासर डकैती हुई। जिन दो अफसरान का भी आपने जिक्र किया, उनकी आपस में लड़ाई तो नहीं होगी कहीं कि मेरी तस्वीरें आपने छाप दी, उसने कहा मेरी आपने छाप दी? क्योंकि अब तो मालकान वो बन गए होंगे ना। जी, उधर अपना नाम तो बड़े सुनहरी हरूफ में लिखा। फिलहाल दो मुख्तलिफ अदारों के हैं, चलें, और एक इदारा ज़्यादा ताकतवर है, उससे लड़ाई। चलें, मेहदी बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। आपका काम माशाल्लाह बड़ा लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान के फ़ोटोग्राफ़र वज़ीर आज़म साहब से भी हमारी दरख्वास्त है, CM पंजाब साहब से भी दरख्वास्त है, और जिन के हवाले से, जिन मोहतरमा के हवाले से मेहदी साहब ने कहा, सादिया वकार निसार साहब, उनके लिए प्लेटफॉर्म भी हमारा हाजिर है। आज भी हमने कोशिश की कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपना मौक़िफ़ दें, जब भी चाहें अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं, लेकिन किसी फ़नकार के फ़न को चुराना उसके साथ बड़ी ज़्यादती है। और वज़ीर आज़म साहब तक अगर ये दरख्वास्त पहुँची, पर्सनली पहुँचाई अगर मेहदी बुखारी साहब ने, तो इस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर तवज्जो दे लें, एक फ़नकार की, उसकी फ़न की लाज रख लें, ताकि उसको उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला हो सके। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।